नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान रिबाता पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने तंत्रिका तंत्र को पूरा किया था, तो आज हम एक नया टॉपिक श्वसन तंत्र की बात करेंगे। ठीक है, श्वसन तंत्र में ये पहले एक डायग्राम समझो, इस पर सारा निर्भर है। ठीक है, तो श्वसन में हवा कहाँ से होती हुई फेफड़ों तक जाती है, और फेफड़ों के बाद वायु जाने के बाद क्या होता है। पहला भाग है नजल केविटी, इसको क्या बोलते हैं, नासा गुहा। नासा गुहा में जाएगी, सबसे पहले कहाँ जाएगी, नासा गुहा में। उसके बाद कहाँ जाएगी, 2 नंबर पर कौन है, फेरिंग्स, इसको क्या बोलते हैं, गर्सनी। ठीक है, कौन है, गर्सनी। गर्सनी से कहाँ जाएगी, लेरिंग्स में जाएगी, जिसको 3 नंबर पर किस में जाएगी, लेरिंग्स में, इसको क्या बोलेंगे, कंठ। कंठ के बाद कहाँ जाएगी, ट्रेकिया में जाएगी, जिसको क्या बोलते हैं, श्वास नली। श्वास नली, इनके इंग्लिश नाम भी याद रखना, सीधा मिलेगा ट्रेकिया। ठीक है, पहले कहाँ जाएगी, नासागुआ में, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद लेरिंग्स, उसके बाद ट्रेकिया। फिर ट्रेकिया से ये आगे 2 भागों में बढ़ जाती है श्वास नली। इनको क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई को हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं श्वसनी। ठीक है, श्वास नली से कहाँ जाएगी, श्वसनी में। ट्रेकिया से कहाँ जाएगी, ब्रोंकाई में। फिर ये ब्रोंकाई आगे जाकर अन्य भागों में बढ़ जाती है। ये क्या कहलाती हैं, ब्रोंक्यूल्स कहलाती हैं। ये क्या है, ब्रोंक्यूल्स, इसको बोलते हैं श्वसनिका। क्या बोलेंगे, श्वसनिका। ठीक है, श्वसनिका से हवा कहाँ जाएगी, एल्वोलाई में जाएगी, इसको क्या बोलते हैं, कुप्पिका। ठीक है, ये तो हमारा हो गया वायु का मार्ग। कहाँ कहाँ जाएगी, नासागुआ, नासागुआ के बाद गर्सनी, गर्सनी से कंठ, कंठ से कहाँ जाएगी, श्वास नली में, श्वास नली से कहाँ जाएगी, श्वसनी में, और श्वसनी से कहाँ जाएगी, श्वसनिका में, और श्वसनिका के बाद कहाँ जाएगी, कुप्पिका में। ठीक है, ये हमारा क्या है, वायु का मार्ग है। इसके अलावा एक ये जो नीचे संरचना है, ये क्या है, डायफ्राम है। ये क्या है हमारा, बायां फेफड़ा, बायां फेफड़ा। और ये क्या है, दायां फेफड़ा। ठीक है, दायां फेफड़ा। फिर अब इन अंगों की एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम नासा गुहा की। ठीक है, नजल केविटी की बात करते हैं। हमारी नाक के बीच में एक उपास्थि होती है। उपास्थि का मतलब क्या हुआ, जो लचीली हो। लचीली हो वो क्या होगी, उपास्थि होगी। अस्थि क्या होती है, लचीली नहीं होती। तो हमारी नासागुआ में एक उपास्थि पाई जाती है। उस उपास्थि का नाम क्या है, मिस्थेमोइड। ठीक है, कौन सी उपास्थि पाई जाती है, मिस्थेमोइड पाई जाती है, जिससे ही हमारे नासा छिद्रों को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, फिर नासा गुहा को हम 3 भागों में पढ़ेंगे। एक भाग का नाम है वेस्टिब्यूल। ठीक है, क्या है, वेस्टिब्यूल। बीच का जो भाग है उसको बोलते हैं श्वसन क्षेत्र, और जो अंत का भाग है उसको क्या बोलते हैं, घ्राण क्षेत्र। फिर वेस्टिब्यूल भाग है ना, इसमें एक ग्रंथि पाई जाती है, कौन सी, सीबेशियस। सीबेशियस ग्रंथि क्या करती है, श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। क्या करेगी, ये श्लेष्मा का स्त्रावण करेगी, श्लेष्मा का स्त्रावण। और अंतिम भाग घ्राण क्षेत्र में क्या पाई जाती है, घ्राण एपिथीलियम, या इसको क्या बोलते हैं, बोमेन ग्रंथि, जो किसका ज्ञान करवाती है, गंध का ज्ञान करवाती है। ठीक है, इसके अलावा जो बीच वाला श्वसन क्षेत्र है ना, ये श्वसन क्षेत्र है ना, ये हमारे नासागुआ के ताप को नियंत्रित करता है। किसको, ताप को क्या करता है, नियंत्रित। इसलिए ये किसकी भांति कार्य करता है, एसी की भांति कार्य करता है, टेम्परेचर को कम रखता है। ठीक है, और ये बीच वाली हड्डी है, इसका क्या नाम है, मिस्थेमोइड। ठीक है, तो नासागुआ के वेस्टिब्यूल भाग में कौन सी उपास्थि ग्रंथि पाई जाएगी, सीबेशियस ग्रंथि पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, सीबेशियस ग्रंथि, जो क्या करती है, श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। क्या करेगी, श्लेष्मा का स्त्रवण करेगी। इसके अलावा श्वसन क्षेत्र क्या करता है, ताप को नियंत्रण करता है, ताप को नियंत्रित करता है, अर्थात किसकी भांति कार्य करता है, एसी की भांति कार्य करता है। घ्राण क्षेत्र में क्या पाया जाएगा, घ्राण एपिथीलियम। क्या पाया जाएगा, घ्राण एपिथीलियम, इसको क्या बोलते हैं, बोमेन ग्रंथि,
जो क्या करती है, गंध का ज्ञान करवाती है। ठीक है, ये अब बात होगी हमारे नासा गुहा की। नासा गुहा के बाद वायु कहाँ जाएगी, ग्रसनी में जाएगी। ग्रसनी की बात करते हैं। ग्रसनी के 3 भाग हैं। एक भाग का नाम है नेजोफेरिंग्स, एक है ओरोफेरिंग्स, एक क्या है लेरिंजोफेरिंग्स। ये इसी क्रम में होते हैं। ठीक है, आपको पूछेगा नासा गुहा से वायु कहाँ जाएगी, ग्रसनी के कौन से भाग में जाती है, तो नेजोफेरिंग्स में जाती है। फिर कहाँ जाएगी, ओरो में, और फिर कहाँ जाएगी, लेरेंजोफेरिंग्स में। ठीक है, ये तीनों क्रम से याद रखना। नाम तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछता है नासा गुहा से वायु कौन से भाग में जाती है ग्रसनी के, तो कौन से भाग में जाती है, नेजोफेरिंग्स भाग में प्रवेश करती है। फिर ग्रसनी में पीछे बताया था 2 छिद्र होते हैं। जहाँ हम भोजन पढ़ रहे थे वहाँ हमने बात की थी, क्या होते हैं, 2 छिद्र होते हैं। एक तो क्या है, ग्लोटिस, और एक क्या होता है, गलट। गलट में तो कौन जाता है, भोजन। गलट में कौन जाएगा, भोजन। और ग्लोटिस भाग में कौन प्रवेश करती है, वायु। ठीक है, यहाँ एक ढक्कन होता है जिसको क्या बोले थे, एपिग्लोटिस, जो क्या करता है, श्वास नली या ग्लोटिस में भोजन को जाने से रोकता है। ठीक है, तो ग्रसनी से वायु कहाँ जाएगी, ग्लोटिस छिद्र में प्रवेश करेगी, और ग्लोटिस छिद्र से कहाँ जाएगी, सीधा श्वास नली में जाएगी। ठीक है, या ये ग्लोटिस भाग है ना, ये कंठ में स्थित होता है, तो बीच में कंठ का नाम नहीं देगा, पूछेगा ग्रसनी से ग्लोटिस छिद्र द्वारा वायु प्रवेश करती है, तो कहाँ करती है, श्वास नली में। ठीक है, कंठ ऑप्शन हो तो वो भी देख लेना। बात करते हैं कंठ की। कंठ क्या है, लेरिंग्स, और ये क्या है, एक मनुष्य का तो क्या है, ये स्वर यंत्र है। क्या है ये, मनुष्य का स्वर यंत्र है, स्वर यंत्र है। फिर कंठ हमारी 9 उपास्थियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इनके नाम कोई नहीं पूछेगा, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। कितनी उपास्थियों से मिलकर बना होता है, 9। एक है एपिग्लोटिस, एक है थायराइड, एक है क्रिकोइड। ये तो क्या है, तीनों की एक एक संख्या है। फिर एक है कॉर्निकुलेट, एक है रेक्टिनोइड, और एक क्या है, यूनिफॉर्म। ये तीनों क्या हैं, 2-2 हैं। कुल मिलाकर कितनी उपास्थियों से मिलकर बना होता है, 9। फिर ये थायराइड ग्रंथि है ना, इसका एक उभरा हुआ भाग होता है जो मेल में बाहर दिखाई देता है ना, उसको क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। ये पूछ सकता है आपको कि थायराइड ग्रंथि उपास्थि के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल बोलते हैं, कंठमणि बोलते हैं। ये फीमेल में नहीं होता, किस में नहीं होता, फीमेल में नहीं होता, ओनली किस में होता है, मेल में। इसलिए ये क्या करता है कि मेल का द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी एक प्रकार का, तो ये क्या करता है, मनुष्य के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। क्योंकि फीमेल में मिलेगा नहीं, मेल में मिलेगा नहीं, तो ये मेल का क्या है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण है। और थायराइड उपास्थि के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल ही नाम मिलेगा, कंठमणि नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखना, एडम्स एप्पल। फिर मनुष्य में क्या पाए जाएंगे, वोक तंतु पाए जाएंगे। ठीक है, 2 होंगे, एक तो होंगे अग्रवाक तंतु, एक क्या होंगे, पश्चवाक तंतु। अग्रवाक तंतु तो क्या होते हैं, ध्वनि में सहायक नहीं होते। ध्वनि में सहायक नहीं होते इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स, झूठे वाक तंतु बोलते हैं। जबकि पश्चवाक तंतु क्या होते हैं, ध्वनि में सहायक होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, ट्रू वोकल कॉर्ड बोला जाता है। ठीक है, ये याद रखना है कि मनुष्य में कौन से वाक तंतु ध्वनि उत्पादन में सहायक होते हैं, तो कौन से होते हैं, पश्च। अगर नहीं होते, अगर को क्या बोलते हैं, फॉल्स, और पश्च को क्या बोलेंगे, ट्रू वोकल कॉर्ड। सामान्यतः वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है, मेल में बात करें तो 2.3 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल में लंबाई कम होती है, कितनी होती है, 1.7। इसी कारण महिलाओं की ध्वनि क्या होती है, बारीक होती है या पतली होती है। मनुष्य का स्वर यंत्र क्या है, कंठ, क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। जबकि पक्षियों का स्वर यंत्र क्या कहलाता है, शेरिंग्स कहलाता है। ये याद रखना, क्या कहलाता है, शेरिंग्स। ठीक है, फिर वायु कहाँ जाएगी, कंठ के बाद कहाँ जाएगी, श्वास नली में। बात करते हैं श्वास नली की। श्वास नली की सामान्यतः लंबाई कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर। फिर कोई श्वास नली है, उसमें क्या पाए जाएंगे, सी आकार के छल्ले पाए जाएंगे। ये क्या करते हैं, श्वास नली को पिचकने से रोक देते हैं। जैसे श्वास नली पिचक गई, अगर ये सी आकार के छल्ले नहीं मिलेंगे तो क्या होगा, श्वास नली पिचकी रह जाएगी। इसलिए क्या पाए जाएंगे,
छल्ले पाए जाएंगे। कौन से आकार के? सी आकार के। ये एक उपास्थि से बने होते हैं। उस उपास्थि का नाम क्या है? आईलाइन। कौन सी उपास्थि से बने होते हैं? आईलाइन उपास्थि से बने होते हैं। कौन सी उपास्थि से बने होते हैं? आईलाइन से। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो संख्या होती है 16 से 20। याद क्या रखना है? श्वास नली में सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं जिनकी संख्या होती है 16 से 20 और आईलाइन उपास्थि से बने होते हैं। इसके अलावा श्वास नली से फिर वायु कहाँ जाएगी? श्वसनी में जाएगी। और श्वसनी से कहाँ जाएगी? श्वसनिका में जाएगी। और श्वसनिका से वायु कहाँ जाएगी? फेफड़ों में जाएगी। फेफड़ों बोलो या कुपिका बोलो, ठीक है, कुपिका में जाएगी। बात करते हैं फेफड़ों की। फेफड़ा के बाहर एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली का नाम क्या है? प्लूरल झिल्ली। कौन सी झिल्ली पाई जाती है फेफड़ों पर? प्लूरल झिल्ली। फेफड़ों की झिल्लियों के मध्य जो द्रव पाया जाता है ना, उसका नाम क्या है? प्लूरल द्रव। कौन सा है? प्लूरल द्रव। अगर प्लूरल द्रव में कोई जीवाणु का संक्रमण हो जाए तो एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम क्या है? प्लूरेसी रोग, ठीक है। ये तीनों प्लूरेसी झिल्ली कौन सी है? प्लूरल। द्रव कौन सा है? प्लूरल। और रोग कौन सा है? प्लूरेसी, ठीक है। फिर हमारे जो फेफड़े ना, एक कुपिका क्या होती है? एक गुब्बारेनुमा संरचना होती है छोटी सी, उसको क्या बोलते हैं? कुपिका। ऐसे किससे जुड़ी होगी? वो हमारी श्वसनिका से जुड़ी होगी। श्वसनिका बंटेगी, उसके बाद ऐसी ऐसी गुब्बारेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं? कुपिका। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है लगभग 300 मिलियन। बात करते हैं कुपिका की। फिर आपको पूछ सकता है कि कुपिका में गैसों का आदान प्रदान कौन सी क्रिया से होता है? तो कौन सी क्रिया से होता है? विसरण की क्रिया से होगा, ठीक है। कुपिका को क्या बोलते हैं? फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक छिद्र पाए जाते हैं कुपिका के अंदर, उनको क्या बोलते हैं? कोहेन के छिद्र बोलते हैं, ठीक है। वो नाम याद रखना, कोहेन के छिद्र। कौन सी क्रिया से होगी? गैसों का आदान प्रदान कौन सी क्रिया से होगा? विसरण की क्रिया से। ये क्या है? फेफड़ों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई भी है, और इसमें क्या पाए जाते हैं? कोहेन के छिद्र, ठीक है। फेफड़े दो हैं, एक क्या है? बायां फेफड़ा। देखो ये हमारा बायां फेफड़ा है ना, ये थोड़ा आकार में छोटा होता है। ये बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है और थोड़ा ऊपर भी होता है, इस चित्र में दिखाया नहीं गया है। ये दायां फेफड़ा है ना, इससे थोड़ा ऊपर स्थित होता है, क्यों? नीचे क्या आ जाएगा? और नीचे क्या है हमारा? डायफ्राम। ये छोटा होता है, इसके 2 लोब होते हैं, जबकि इसके 3 लोब होते हैं। 3 लोब मतलब 3 पाली होती हैं, 3 भाग होते हैं जो। और इसका वजन होता है लगभग, फेफड़े का वजन होता है, इसका तो होता है 575 ग्राम और ये होता है 625 ग्राम का, ठीक है। ये बातें याद रखनी। फेफड़े कितने? 2। कौन से? दायां बायां। दायां फेफड़ा वजन तो कितना होता है? 625 ग्राम। और कितनी पालियों में विभक्त होता है? 3। बायां फेफड़ा क्या है? वो छोटा है, तो इसका वजन भी कम होगा, कितना? 575। और कितने भागों में बटा होता है? 2 भागों में बटा होता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम फेफड़ों के बारे में, और 1 सेकंड रुकना, ये मैं मिटा देता हूँ, उसके बाद सही समझ में आएगा। क्या पूछा है? फेफड़ों का ज्वारीय आयतन, और क्या पूछा है? अवशेषीय आयतन। इसके अलावा अंतः श्वसन आरक्षित क्षमता, इसके अलावा बहिःश्वसन की क्षमता, जैविक क्षमता और फेफड़ों की कुल क्षमता पूछता है, ठीक है। आपको याद रखना है कि फेफड़ों का ज्वारीय आयतन तो कितना होता है? 500 ml होता है, ठीक है। कितना होता है? 500 ml, ठीक है। अवशेष आयतन को छोड़ो एक बार। फिर क्या है? फेफड़ों का अतः श्वसन आरक्षित क्षेत्र है। इसका मतलब क्या हुआ? हम पूरा जोर लगा के पूरी जान से कितनी हवा अंदर खींच सकते हैं, वो क्या है? हमारा अंतः श्वसन आरक्षित क्षेत्र होता है। वो कितना होता है? 2500 से 2800 ml होता है, ठीक है। 2500 से 2800 ml। फिर क्या है? बहिःश्वसन आरक्षित क्षेत्र, हमारे पूरा जोर लगा के हवा को बाहर फेंकने की क्षमता क्या बोलती है? बहिःश्वसन। उसकी क्षमता कितनी होती है? 1100 से 1300 ml, ठीक है, 1300 ml। फिर इसमें से ये देखो कितनी ml अवशेषी का मतलब क्या हुआ? वह वायु या वह आयतन जो हमेशा फेफड़ों के अंदर ही रहता है, वो कितना होता है? इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना होगा?
लगभग 1200 ml, ठीक है, 1200 ml। क्या करोगे, अंतःशोषण में से बहुशोषण को घटाओगे तो क्या आएगा, 1200 ml आएगा। वो हमारा क्या है, अवशेष आयतन, उसका मतलब हुआ जो हमेशा हमारे फेफड़ों के अंदर ही रहता है। फिर है जैविक क्षमता या क्रियात्मक क्षमता, जिसका हम उपयोग करते हैं, इस 1200 का हम उपयोग नहीं करते, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी क्रियात्मक, इन तीनों को जोड़ने पर जोड़ दो, ये क्या हो जाएगी हमारी जैविक क्षमता या क्रियात्मक क्षमता, जो कितनी होती है 4600 4800 ml होती है। फिर पूछता है कुल क्षमता, कुल क्षमता का मतलब इस ये तीनों को जोड़ दिया प्लस में 1200 जोड़ दो, या 4600 4800 में कौन जोड़ दो, 1200 जोड़ दो, तो ये कितनी होती है हमारी 5800 से 6000 ml, ठीक है। इनको पूछता है, बार बार पूछता है, याद रखना है इनको, ठीक है। फिर बात करते हैं श्वसन से संबंधित अंग, फेफड़ा है, त्वचा है और गलफड़ी है, श्वास नली। इनमें याद रखना है कि फेफड़े से कौन श्वसन करता है, त्वचा से कौन सा जानवर करता है, गलफड़े से श्वसन कौन करेगा और श्वास नली से कौन करेगा। फेफड़े से श्वसन कौन करेगा, एक तो मैमल्स, मैमल्स में क्या आएंगे, स्तनधारी, मनुष्य इसमें आ जाएगा, ठीक है। मनुष्य श्वसन की क्रिया किसके द्वारा करता है, फेफड़े द्वारा। इसके अलावा एबीज, एबीज में कौन आएंगे, पक्षी आएंगे। फिर है रेप्टिलिया, इसमें कौन आ जाएगा, जो रेंग कर चलने वाले सांप, छिपकली, ठीक है, मगरमच्छ सब आ जाएंगे। इसके अलावा एक याद रखना मेंढक। त्वचा से कौन करेगा, एक तो करता है केचुआ, इसके अलावा मेंढक। मेंढक अगर जल में है ना तो किससे करेगा, त्वचा से, अगर पानी में है तो किससे करेगा, जल में है तो क्या किससे करेगा, त्वचा से। इसके अलावा जमीन पर है तो किससे करेगा, फेफड़ों से। फिर गलफड़ों से श्वसन कौन करता है, मछली। इसके अलावा कौन करता है, मेंढक का लार्वा, जिसको क्या बोलते हैं, टेडपोल। श्वास नली से कौन करता है, कीट करता है। याद रहा आपको कॉकरोच रखना है। कीट किस में आते हैं, ऑर्थोपोडा में, और इसका मुख्य उदाहरण यही आता है। कॉकरोच के बारे में सब आज ज़्यादा पूछता है क्योंकि किताबों में कॉकरोच ही नाम दिया हुआ है। इसके अलावा जो भी कीट होते हैं ना, वो किसके द्वारा ही करते हैं, श्वास नली द्वारा करते हैं। फिर बात करते हैं डायफ्राम की। डायफ्राम क्या होता है, देखो ये कोई मानव शरीर की संरचना है, मानव शरीर की संरचना है। डायफ्राम यहाँ स्थित होता है। इसके ऊपर वाला भाग तो क्या कहलाता है, वक्ष गुहा, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, उदर गुहा। तो मतलब ये क्या करता है, हमारे शरीर को दो भागों में बांटने का कार्य करता है, वक्ष गुहा और उदर गुहा में बांटता है। इसके ये केवल किस में पाया जाएगा, मैमल्स वर्ग में पाया जाएगा, स्तनधारियों में पाया जाता है, ठीक है। डायफ्राम किस में पाया जाता है, मैमल्स वर्ग में। इसका एक अपवाद है कौन, मगरमच्छ। मगरमच्छ आता किस में है, रेप्टिलिया में आता है, लेकिन इसमें भी क्या पाया जाता है, डायफ्राम पाया जाता है। कार्य क्या करता है डायफ्राम, डायफ्राम का कार्य होता है, एक तो बच्चे के जन्म में सहायक है, एक मल मूत्र का त्याग करने में भी सहायक है, इसके अलावा श्वसन में तो सहायक है ही। ये इसके कार्य हो गए, ठीक है। डायफ्राम क्या करेगा, वक्ष गुहा उदर गुहा को बांटने का कार्य करेगा। किस में पाया जाता है, ओनली मैमल्स वर्ग में। अपवाद क्या है, मगरमच्छ, ठीक है। मगरमच्छ आएगा किस में, रेप्टिलिया में, फिर भी इसमें क्या पाया जाएगा, डायफ्राम। कार्य क्या करता है, बच्चे के जन्म में सहायक है, मलमूत्र के त्याग में सहायक है, और इसके अलावा श्वसन में सहायक है। फिर श्वसन की बात करते हैं, दो प्रकार के श्वसन है, एक तो है अंतःश्वसन, एक क्या है, बहिःश्वसन। अंतःश्वसन का मतलब हुआ वायु को अंदर भरना, और बहिःश्वसन का मतलब है वायु बाहर निकालना, ठीक है। इन दोनों क्रियाओं में कितना समय लगता है, 5 सेकंड का समय लगता है। मतलब एक श्वसन किसको बोलेंगे, वायु अंदर गई और वायु बाहर आई, इसमें कितना समय लगता है, लगभग 5 सेकंड लगता है। अंतःश्वसन मतलब इंस्पायरेशन, हवा को अंदर लेना, कितना समय लगता है इसमें, 2 सेकंड। बहिःश्वसन, हवा को वायु को बाहर छोड़ना, इसमें कितना समय लगता है, 3 सेकंड। फिर क्या, पंसलियाँ, जो पंसली होती है ना, हमारे शरीर में 12 जोड़ी क्या होती हैं, पंसलियाँ होती हैं, ठीक है। ये अगर बहिःश्वसन करेंगे तो पंसलियाँ अंदर धसेंगी या बाहर आएंगी। जैसे हम हवा को अंदर खींचेंगे तो हमारी चेस्ट का आकार बढ़ जाएगा, इसलिए क्या होता है, पंसलियाँ बाहर आती हैं। और श्वसन को बाहर छोड़ेंगे तो पंसलियाँ क्या करेंगी, अंदर की हो जाएंगी। अब हवा को बाहर निकालेंगे तो हमारी चेस्ट क्या होगी, अंदर जाएगी, तो पंसलियाँ भी कहाँ जाएंगी, अंदर जाती हैं। फिर आता है स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है, ये पंसलियाँ पीछे तो किससे जुड़ी रहती हैं, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती हैं, रीढ़ की हड्डी से, और आगे जो जिस हड्डी से जुड़ी रहती है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्टर्नम। ये क्या है, स्टर्नम।
पसलियाँ बाहर आएंगी तो स्टर्नम भी क्या आएगा, बाहर आएगा। जबकि बहिःश्वसन में इसका उल्टा होता है, क्या होगा, अंदर जाएगा। फिर बात करते हैं डायफ्राम। डायफ्राम होता कैसा है, ऐसा होता है, ठीक है। हम श्वास भरेंगे तो ये नीचे दबेगा और कैसा हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। तो अंतःश्वसन में तो कैसा हो जाता है डायफ्राम, चपटा। जबकि श्वास छोड़ेंगे तो ये वापस से कैसा हो जाएगा, गुंबदाकार हो जाएगा। बहिःश्वसन में क्या होगा, गुंबदाकार, और अंतःश्वसन में कैसा होगा, चपटा। फिर वक्ष गुहा का क्या होगा, आयतन की बात करते हैं तो श्वास अंदर भरेंगे हमारा एरिया फैलेगा, आयतन होता है एरिया, तो ये वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा। जबकि बहिःश्वसन में वक्ष गुहा का आयतन क्या होगा, घटेगा। फिर बात करते हैं वायुदाब की। वायुदाब क्या होता है, प्रेशर है ना। क्षेत्रफल कम होगा तो क्या होगा, वायुदाब ज़्यादा होगा, और क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो वायुदाब क्या होगा, कम होगा। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आयतन क्या है इसमें ज़्यादा, तो वायुदाब क्या होगा, घटेगा। और बहिःश्वसन में वायुदाब क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। अंतःश्वसन तो क्या है, एक सक्रिय प्रक्रिया है, जबकि बहिःश्वसन एक क्या है, निष्क्रिय प्रक्रिया है। फिर बात करते हैं कि अंतःश्वसन करते हैं तो हम कौन सी गैस कितनी कितनी अंदर लेंगे, और बहिःश्वसन में कौन सी गैस कितनी बाहर छोड़ेंगे। अंदर तो क्या लेंगे, जो हमारे वायुमंडल में स्थित है ना, वही गैसें लेंगे। वायुमंडल में जो स्थित है, उसके अलावा ऐसे थोड़ी है हम श्वास ले रहे हैं कि इसमें से ज़्यादा ऑक्सीजन आए, फलाना जो भी है वायुमंडल में उपस्थित है वही अंदर जाएगी। तो ऑक्सीजन तो कितने अंदर लेते हैं, 21%। CO2 कितनी लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी लेंगे, 0.03%। जबकि नाइट्रोजन कितने लेते हैं, 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितनी है, 78, उतनी अंदर लेंगे। ऑक्सीजन भी कितनी है, 21%, वही अंदर लेंगे। और CO2 कितनी है, 0.03% है, वही अंदर लेंगे। लेकिन बहिःश्वसन में ये चेंज हो जाता है। बहिःश्वसन में हम कितनी गैस से कौन सी गैस कितनी बाहर छोड़ते हैं। नाइट्रोजन का तो हमारे श्वसन में कोई उपयोग ही नहीं होता, इसलिए कितने आगे ना छोड़ देंगे, 78। ये आपसे नहीं पूछेगा। पूछेगा क्या, पूछेगा कि ऑक्सीजन को कितना बाहर छोड़ते हैं, ली कितनी, 21%, और बाहर छोड़ते कितनी हैं, 16 से 17%। बाकी की कहाँ गई। श्वसन में कौन काम करता है, ऑक्सीजन काम आता है। आपको रक्त पढ़ा रहा था, बताया था, एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन क्रिया से करेगा, 4 अणु से करता है, ठीक है। तो कुछ ऑक्सीजन हम श्वसन में काम ले लेंगे, और जो 16-17% बचेगी ना, उसको बाहर निकाल देंगे। फिर बात करते हैं CO2 बाहर कितने निकालते हैं, तो लगभग 4% निकालते हैं। लेकिन आपको फिक्स पूछे तो 4.04% बाहर निकालते हैं, ठीक है। फिर एक सामान्य व्यक्ति की श्वसन दर क्या होती है प्रति मिनट। 1 मिनट में एक व्यक्ति कितना श्वास लेता है, श्वसन दर का मतलब हुआ कितनी बार सांस लेता है। अगर सामान्य कोई व्यक्ति है तो उसकी श्वसन दर तो कितनी होगी, 12 से 18 बार। कुछ किताबों में आपको 15 से 16 मिलेगा, कुछ में 16 से 18 मिलेगा, ठीक है। तो अधिकतम तो कितना हो सकता है, 18। मिनिमम 12 भी हो सकता है ना। 1 मिनट में कितनी सेकंड, 60 सेकंड। और मैंने बताया था एक श्वसन, अंतःश्वसन और बहिःश्वसन में टाइम कितना लगता है, 5 सेकंड। तो मिनिमम कितना भी हो सकता है, 12 सेकंड। तो मैं एक रेंज बता रहा हूँ, ऑप्शन ए की मिलेगा इनमें से। 12 से 18 के मध्य जो भी होगा वो क्या होगी, हमारी श्वसन दर। फिर बात करते हैं शिशु की श्वसन दर कितनी होती है, तो लगभग 1 मिनट में 40 बार। अगर व्यायाम करते हैं, व्यायाम बोलो, एक्सरसाइज बोलो, है ना, उनकी कितनी होगी उस समय, होगी 1 मिनट में 25 बार। अगर हम विश्राम की स्थिति में हैं या सो रहे हैं तो हमारी श्वसन दर कितनी होगी, 1 मिनट में 9 से 10 बार, ठीक है। फिर मैं कुछ आपको नाम बता रहा हूँ, देखो 3 नाम है। नोइया, नोइया है ना, क्या है, नोइया नोइया नोइया। इस नोइया का मतलब होता है श्वसन, ठीक है। हाइपर का मतलब आपको बता रखा है, हाइपर का मतलब क्या होता है, अधिक। हाइपो का मतलब क्या होता है, कम। और जहाँ डी लग गया, डिश लग जाए ना, उसका मतलब होता है दर्द, ठीक है। तो हाइपरनोइया का मतलब तो क्या हुआ, श्वसन दर का अधिक होना, सामान्य से अधिक होना, तो क्या होता है, हाइपरनोइया। हाइपो का मतलब कमी, नोइया का मतलब श्वसन, श्वसन दर का सामान्य से कम होना क्या होता है, हाइपोनोइया। दर्दपूर्वक श्वसन को क्या बोलते हैं, डिस्पिनोइया, ठीक है। डिश भी आ सकता है, डिस्नोइया भी आ जाए तो भी दर्दपूर्वक श्वसन है, लेकिन डिस्पिनोइया नाम है ये।
डिस्पिनोइया का अर्थ क्या होता है? दर्दपूर्वक श्वसन। फिर बात करते हैं ओक्सिया, ओक्सिया और ओक्सिया। हाइपर का मतलब क्या हुआ? अधिक, ठीक है। हाइपो का मतलब क्या हुआ? कम। ए लग जाए, एन लग जाए, उसका मतलब क्या होता है? बंद होना या विरोध, ठीक है। तो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति अधिक होना क्या होती है? हाइपरनोक्सिया। ऑक्सीजन की पूर्ति, ओक्सिया का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की पूर्ति अधिक होना क्या होती है? हाइपरओक्सिया। हाइपो का मतलब कम, ओक्सिया का मतलब ऑक्सीजन की पूर्ति अगर कम हो तो क्या होता है? हाइपोक्सिया। अगर शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति बंद हो जाए तो वो क्या होगा? एनोक्सिया होगा, ठीक है। ये हमारे बात हो गई कि हमने वायु को कैसे अंदर लिया, कौन सा भाग में क्या क्या पाया जाता है, कैसे कैसे कार्य करते हैं। फिर बात रहेगी श्वसन की। श्वसन ये क्या हुआ? एक श्वसन का भाग हो गया। श्वसन वायु को हमने अंदर ले लिया, उसके बाद शरीर के अंदर श्वसन कैसे होता है, क्या होता है, उसकी बात करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।